कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको ज्ञानात्मक बौद्धिक ते संज्ञानात्मक कहा जाए। ठीक है, जी चीज़ सारे माइंड में लिंक होती है जिसके बारे में ਅਸੀਂ सोचते हैं ਜਾਂ दिमाग का यूज करके ਅਸੀਂ अपने माइंड का यूज करके चीज़ों को सोचते हैं उन्होंने बारे तर्क करते हैं कल्पना करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ है जी कॉग्निटिव का पार्ट होंगी है। तो ये चीज़ है जी कॉग्निटिव इन्फेंसी पीरियड के किस तरह की होगी। इन्फेंसी पीरियड का समा सारे पता, जिस दिन की क्लास लग रही है उस दिन तो मैं तुम्हें इन्फेंसी बारे या इन चीज़ों बारे दसदा आ रहा। ठीक है, इन्फेंसी पीरियड शिशु काल के इन्फेंसी पीरियड के असी ये कह सकते हैं कि मानसिक विकास जोड़ा साडा हुंदा जी उसका हिस्सा है। मानसिक विकास का हिस्सा, ठीक है, मानसिक विकास का साडे दा हिस्सा जी जिहदे विच थिंकिंग तुसीं की लिख सकते हो, थिंकिंग रीजनिंग पहला नोट डाउन कर लिया थोड़ा जहा, फिर मैं तुहानूं दस दूंगा भी ये क्वेश्चन किस तरीके से आऊगा की क्वेश्चन बनता है। थिंकिंग रीजनिंग कॉन्सैप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग इमेजिनेशन thinking, reasoning, concept, problem solving, imagination, generalization, ये सारी चीज़ां जिहड़ियां भी होणगियां ये साडे कॉग्निटिव डिवेलपमेंट का हिस्सा होणगियां। ठीक है जी, कॉग्निटिव डिवेलपमेंट का मीनिंग ये समझ लो कि साडे ज्ञान नाल रिलेटेड है, साडी बौद्धिक समर्था ते साडा संज्ञानात्मक उहदे नाम आएंगे अलग अलग। सानूं दो तीन नाम पूछे जा सकते हैं पर जे सानूं इंग्लिश दे विच नाम जिहड़ा मिलेगा कॉग्निटिव दैट इज रिलेटेड टू आवर माइंड। ते माइंड दे नाल तुसीं देखो भी थिंकिंग सोचना ऐसी करते हैं, रीजनिंग इनू असी सोचना सोचन शक्ति साडी दिमाग में चलती है, थिंकिंग रीजनिंग इनू असी तर्क के आधार पर सोचांगे तो तर्क के आधार पर उस चीज़ का आंसर देवांगे। ठीक है, फिर उस तो बाद कंसैप्ट साडे सामने की संकल्प होंगे हैं जिन्हां बारे असीं सोचना शुरू करते हैं, कंसैप्ट या तत्व कहा जा सकता है। ठीक है, नैक्सट की है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या हल की योग्यता आएगी साडे विच। ठीक है, इमेजिनेशन की होता है कल्पना। हुण तुसीं ये दसो भी जिहड़ियां सारियां एक्टिविटीज हो रही हैं ये हो किहदे नाल रही है, साडे माइंड नाल हो रही है। ठीक है, तो माइंड की जिहड़ी वो शक्ति होंदी है उन्होंने नाम की दिता है दिमाग के विकास को कॉग्निटिव डिवेलपमेंट। तुहानूं क्वेश्चन किहड़ा मिल सकदा थिंकिंग रीजनिंग कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग इमेजिनेशन और जनरलाइजेशन सुधारीकरण को असीं बोल रहे हैं भी ये सारियां किस तरह की क्रियावां हैं। तो तुहाडा आंसर होगा कि कॉग्निटिव डिवेलपमेंट का हिस्सा है, ये मानसिक क्रियावां के नाल संबंधित है सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारा कॉग्निटिव के विच पार्ट होगा। लग गया पता? जे तुसीं यही चीज़ मैं जिहड़ी चीज़ समझाउंदी तुसीं कर रहे हो वो ये है कि जिहड़ा ज्ञानात्मक बौद्धिक ते संज्ञानात्मक विकास है वो किहड़े-किहड़े प्रोसैस होंदे ने सारे। जे तुहानूं क्वेश्चन आ सारी चीज़ां मिलदियां तो तुहाडा आंसर आ होगा कॉग्निटिव डिवेलपमेंट। क्योंकि दिमाग नाल सोचना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤर्क ਪੈਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਬਣਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕੌਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? अर्ली चाइल्डहुड ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਬਜ਼ਰਵ, फिर उस तो बाद इमिटेशन नकल करके। देखो कि बच्चा हुण अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है जी उन्हें लैंग्वेज सीखनी है तो उस चीज़ को ऑब्जर्व तो करूगा ही, ऑब्जर्व करूगा तो अपना माइंड का यूज करना ही उन्हें।
ठीक है। फिर इमिटेशन करूगा, ਉਹਦੀ नकल करके सीखूगा जी। ये स्टैप बन जाते हैं भी जे बच्चा भाषा सीखूगा, मान लो ऑब्जर्वेशन की ऑप्शन नहीं बनती, एक बच्चा भाषा किस तरीके ਨਾਲ सीखदा, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ आंसर ये ਹੁੰਦਾ कि इमिटेशन करके नकल करके सीखदा ही, क्योंकि ਅਸੀਂ खुद भी नकल करके सीखते हैं चीज़ों को, ते बच्चे ने तो ये चीज़ सीखनी है। ओके, हुण जिहड़ा ये कॉग्निटिव डिवेलपमेंट के उपर जिहड़ा सब तो ज़्यादा वर्क होया सीगा, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, अर्ली चाइल्डहुड तो बाद लैंग्वेज ऑब्जर्व ते इमिटेशन तो बाद कॉग्निटिव डिवेलपमेंट नूं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव फंक्शन, एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बन जूगा, एक कॉग्निटिव फंक्शन बन जूगा, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆਊਗਾ ਕੌਗਨੀਟਿਵ ਦਾ, ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਸਟੇजेस। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ। ਉਹਨੇ ਕੌਗਨੀਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ, ਦੇਖੋ ਕੌਗਨੀਟਿਵ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਢਾਂਚਾ। फिर साडा जिहड़ा दिमाग आ, हाउ इट वर्क्स, एक काम किवें करदा, फंक्शन किवें करदा जी, ये वो चीज़ है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दे विच जिहड़ी चीज़ सब तो इंपॉर्टेंट आउंदी है वो स्कीमा होना है। ते स्कीमा लाउण दे विच असीं पहले ही बहुत माहिर हुंदे हां, ते उस तो पहले ही वर्ड ही उन्होंने उस तरीके का देता जी स्कीमा। स्कीमा का क्वेश्चन की हुंदा है, किहदा पार्ट बनूगा? क्वेश्चन आ जाए कि माइंड ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੀਨ ਪਾਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੀਮਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੀਟੈਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਸੈਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। एक चीज ये नोट डाउन कर लियो, ठीक है, ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। सेट ऑफ नॉलेज लिख लो, ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज लिख लो, या पैटर्न ऑफ नॉलेज। इन्हां चों कोई भी चीज मिलती है ना तुहानूं, वो तुहाडा स्कीमा का आंसर होगा जी। देखो स्कीमा की है, दैट इज आवर नॉलेज, सानू किसी चीज बारे जानकारी होंदी है, ठीक है। वो इंग्लिश वर्जन दे विच क्वेश्चन सानू इस तरीके का मिलता है कि सैट ऑफ नॉलेज, एक नॉलेज का सैट हो सकता है, ब्लॉक्स भी छोटे छोटे ब्लॉक्स हो सकते हैं, पैटर्न हो सकता नॉलेज का, ईवन कि नॉलेज की जगह से जे इनफॉर्मेशन वर्ड भी आना तो भी सही है, ठीक है। इस तो इलावा जो स्कीमा नूं होर डिफाइन कर देंगे तो इंटलैक्चुअल लिख देंगे, इंटलैक्चुअल एबिलिटी। इंटलैक्चुअल का मतलब हुंदा साडी बौद्धिक योग्यता, ते जिहड़ा वर्ड साडी बौद्धिक योग्यता नाल रिलेट हो गया वो साडा स्कीमा होएगा जी, उहनूं स्कीमा बोलते हैं। पॉइंट क्लीयर हो गया सारिआं नूं? स्कीमा की हुंदा है? एक असिमिलेशन वर्ड आउंदा जी, असिमिलेशन। सैकंड आएगा जी अकोमोडेशन, फिर थर्ड आएगा जी इक्विलिब्रेशन। आ तिन्हां दा मीनिंग पुछदे हुंदे कई वारी। हुण तुसीं नोट करो कि तुहाडे कोल स्कीमा तो हैगा, स्कीमा काम किवें करदा? वो सिमुलेशन विच भी करेगा, वो अकोमोडेशन दे विच भी करेगा, तो इक्विलिब्रेशन दे विच भी करेगा। सिर्फ सिंपल जी दसूंगा, सिर्फ उन्हां नूं नोट डाउन करना, उहदा ही तुसीं आंसर देना। तुहानूं स्कीमा असिमुलेशन बारे पुछया जावे, स्कीमा एक साडे दिमाग दे विच पहलां ही स्टोर कीती जानकारी हुंदी है, ठीक है, साडे दिमाग दे विच स्टोर आ वो चीज़, ओके। ਉਹਨੂੰ यूज करने ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ, ठीक है, कि
पुरानी जानकारी विच नवी जानकारी का जुड़ना, उन्होंने असिमिलेशन कहते हैं। थोड़ा होर क्लीयर करना तुहानू, साडे सारिਆਂ कोले किसी ना किसी टॉपिक की किसी ना किसी चीज़ की नॉलेज है। ओके, दैट इज रिलेटेड टू अवर माइंड, वो ऑलरेडी साडे माइंड दे विच फिट है, उन्होंने असीं स्कीमा बोलते हैं। when new schema is added in pre-existing schema, तो मीनिंग की हो गया, साडी पुरानी जानकारी दे विच नवी जानकारी का जुड़ना। देखो एडेड वर्ड तुसीं फाइंड करना है, जे इंग्लिश दे विच एडेड वर्ड मिलता है तो इट मीनस वो असिमिलेशन होएगा। नैक्सट की है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की होगा, इसका डायरैक्ट आंसर तुहानूं ये मिलेगा कि नवे ज्ञान का मिलाप करना या मॉडिफाई। मॉडिफाई प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा। तुहाडे कोल कोई ऑलरेडी नॉलेज हैगी आ, तुसीं उहनूं मॉडिफाई करना, मीनस तुसीं उसनूं तब्दील करना है। तब्दील करके मान लो नवी चीज़ सीखनी है, इट मीनस तुहाडे ज्ञान विच नवे ज्ञान का मेल मिलाप हो रहा जी। तुहानूं ज्ञान तो है, उन्होंने तब्दील करके तुसीं होर सीख रहे हो। ठीक है, दैट इज मॉडिफाई एंड दैट इज रिलेटेड टू द अकोमोडेशन, उन्होंने अकोमोडेशन कहते हैं। जिहड़ा असीं असिमिलेशन की गल कीती सी, उहदे विच जिहड़ा साडे नॉलेज है वो ऐड होएगी। ठीक है, तो अकोमोडेशन दे विच जाके साडी जिहड़ी नॉलेज है वो मॉडिफाई हो जाएगी जी। क्लीयर, इनू मॉडिफाई दे विच लैके जावांगे तां अकोमोडेशन आ जाएगी। इनू अकोमोडेशन बोलिया जाता जी। इक्विलिब्रेशन की होएगा जी, संतुलन बनाना, मतलब किस चीज़ का, जिहदे विच बच्चा पुरानी चीज़ नूं ऐड करना भी सीख जांदा है, नवी चीज़ नूं मॉडिफाई करना भी सीख जांदा है। इन्हां दोनों का कॉम्बीनेशन बच्चा इत्थे सीख जांदा जी, वो इक्विलिब्रेशन दे विच आ जांदा है। ठीक है, सब तो ज़्यादा एग्जाम दे विच कई बारी सिमुलेशन या जिहड़ा इहदा फर्स्ट पार्ट है स्कीमा, ये क्लीयर मतलब क्लीयरली पूछ लिया जाता आपां नूं एग्जाम दे विच। नैक्सट पोर्शन जो रहूगा वो लिंग्विस्टिक डिवेलपमेंट का, जिन्होंने भाषा विकास बोलिया जाता है। हुण भाषा विकास की होंदा, बच्चा बच्चे को भाषा कदों होंदी है, किस तरीके दे नाल बोलदा है, कदों बच्चा प्रॉपर बोलना शुरू कर दिंदा है, कदों बच्चा एक शब्द बोलता है या दो शब्द बोलता है। ठीक है, कदों वो सानू बोली की प्रॉपर समझ आउण लग जाती है, किहड़ी स्टेज दे विच उहदे कोले बिल्कुल मतलब कह लो भी भाषा नहीं हुंदी, ते किस स्टेज दे विच अपनी भाषा दे विच ओह महारत हासिल कर लैंदा। ये सारी चीज़ां लिंग्विस्टिक डिवेलपमेंट के नाल ही होणगियां, जिसनूं भाषा विकास कहा जाता है। तो ये तुसीं नोट डाउन करना तो यह कर लो कि जो असीं कह सकते कि जो बच्चा जन्म लैंदा है, जन्म समय बच्चा मतलब बोलता नहीं इन्ना। हुण तुसीं ये ना कह लो भी रोंदा तो है ही है, ठीक है ना, वो रोंदा मतलब बोलता तो नहीं ना। आप कह सकते ना बच्चा जन्म समय बोलता नहीं, बोलना तो बाद च शुरू करेगा ना। हो आ जाओ, ठीक है, जन्म समय नहीं बोलता, उस तो बाद 2 तो 3 महीने तक कोई शब्द नहीं बोलता ही। शब्द तो बच्चा बोल ही नहीं सकता ना, शब्दों को जोड़ के तो बोल नहीं सकता। जो बोलूगा भी तो वो जो शब्द है वो हाफ ही प्रोनाउंस करूगा, प्रॉपर उन्होंने बोलने नहीं आते। असीं गल करते पे लिंग्विस्टिक डिवेलपमेंट की, तो जन्म समय बच्चा जिहड़ा नहीं बोलता, ठीक है, 2 या 3 महीने तक कोई शब्द नहीं बोलता। 3 महीने तो बाद चीका मारनिया, कई सोचते होंगे तो शुरुआती दौर च ही मारदा चीका, तो
ये चीज़ां शुरू हो जांदियां। 6 महीने तक बा पा मां मतलब इस तरह के मतलब जिहड़े शब्द आ बोलदा वो भी प्रॉपर नहीं बोलदा जी। 6 महीने तक बच्चा इस तरीके के शब्द बोलता जी। पॉइंट ये क्लीयर कर लियो कि असी जिहड़ी चीज़ की स्टडी कर रहे हो लिंग्विस्टिक भाषा बच्चे दे विच किवें हुंदी है, किहड़ी स्टेज दे विच हुंदी है, ये लिंग्विस्टिक डिवेलपमेंट का पोर्शन है। ठीक है, जन्म समय नहीं बोलता, 2 तो 3 महीने तक कोई शब्द नहीं बोलता, 3 महीने तो बाद चीका मारनियां स्टार्ट करदा, 6 महीने तक किहो जे शब्द बोलने शुरू कर बा पा मां मतलब जिहड़े प्रॉपर नहीं बोल सकता, हाफ ही बोलता। इसे चीज नूं उहदे विच सैमी वर्बल का नाम दिता गया सीगा जी। सैमी वर्बल, सैमी वर्बल का नाम दिता सीगा जीन पैजे ने अपनी थ्योरी दे विच। बच्चा भाषा विच मुहारत कदों हासिल करता है? बच्चा जिहड़ा भाषा दे विच मुहारत जिहड़ी हासिल करता वो जन्म तो लैके 7 साल की उम्र तक बच्चा जिहड़ा भाषा दे विच मुहारत हासिल करना, मतलब कि उन्होंने इस लैवल की समझ आ जाती है कि भाषा की है, उसके आले दुआले की भाषा किस तरह की हैगी है, उन्होंने किस तरीके नाल सीखना, किस तरीके नाल बोलना, किस तरीके दे नाल समझना। तो वह जन्म तो लैके 7 साल तक की उम्र दे विच मतलब मुहारत क्वेश्चन तुहाडा इस तरीके नाल बनूगा जी, मुहारत हासिल की जाती है बच्चे द्वारा। क्लीयर है? ओके, नैक्सट देखो ये जे तुहानूं पूछा जाए कि भाषा क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, तो साडा आंसर की होएगा जी? फॉर कम्युनिकेशन। वार्तालाप करने के लिए। ठीक है जी, भाषा क्यों इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। ठीक है, फिर उस तो बाद जी लैंग्वेज है ये की होंगे जी, ये असी अपने आप को मॉनीटर कर सकते हैं, एक सेध दे सकते हैं अपने आप को भाषा के नाम। ठीक है, मॉनीटर किया जाता इनर लैंग्वेज, मॉनीटर किनू किया जाता? साडी जी अंदरूनी भाषा जी, इनर लैंग्वेज, इस चीज़ को मॉनीटर किया जाता, असी इस चीज़ को प्रॉपर समझते हैं। तो जी इनर लैंग्वेज होंगी है इसे नूं ही प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ठीक है, इसे चीज़ को प्राइवेट स्पीच का नाम दिता जाता है। इत्थे एक चीज़ ये भी बनती है कि प्राइवेट स्पीच, इनर लैंग्वेज को प्राइवेट स्पीच किने कहा सीगा? तो वाइगॉस्की ने कहा सीगा। जिहड़ी भाषा साडे अंदर पैदा होंदी है पर असीं उहनूं बाहरला शब्दी रूप नहीं देंदे, साडे अंदरूनी भाषा जिहड़ी हैगी है वो इनर लैंग्वेज होंदी है। इनर लैंग्वेज को प्राइवेट स्पीच कहांगे, तो प्राइवेट स्पीच किने कहा सीगा? इहनूं वाइगॉस्की ने कहा सी। असीं गल भाषा विकास की गल करते पे हैं जिहदे च लैंग्वेज किहदे लई यूज की जाती है? कम्युनिकेशन लई। ते कम्युनिकेशन सानूं काहदे लई करदा है? सानूं मॉनीटर करदा है। मॉनीटर करन तो बाद साडी की बन जाती इनर लैंग्वेज, इनर लैंग्वेज को की नाम दिता जाता है? प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच किने नाम दिता सी? वाइगॉस्की ने दिता। ठीक है, तो यही जिहड़ी चीज़ सी इनर स्पीच ते प्याजे द्वारा जीन प्याजे द्वारा इनर स्पीच नूं ईगोसैंट्रिक कहा गया जी। ओके जी, ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स बोलते हैं। लैंग्वेज स्किल्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग,
ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਹ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। listening, speaking, reading and writing, these are the 4 language skills. Okay, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸ ਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸੈਪਟਿਵ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਤਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰ ਦਾ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। क्वेश्चन आ चुका है जी रिसेप्टिव स्किल्स के ऊपर। फिर उसके बाद होंगे जी प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव किहड़ियां रहेंगी फिर रीडिंग ते राइटिंग, 2 बन जाएंगी। पैदा करना, ਜਾਂ उत्पादन करना, मतलब जिहड़ी चीज पैदा हो रही है उसनूं प्रोडक्टिव स्किल्स कहा जाता है। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी ठीक है। ये भाषाई विकास के आया नहीं है। लैंग्वेज स्किल्स है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सब तो हार्ड जी राइटिंग मनी जाती है। रिसेप्टिव स्किल के लिसनिंग ते रीडिंग आ जाएगा, प्रोडक्टिव के स्पीकिंग ते राइटिंग आ जाएगा। ओके, फिर लिसनिंग ते स्पीकिंग है प्राइमरी स्किल्स है, ये सब तो पहला कराई जाती। फिर रीडिंग एंड राइटिंग है जी रीइनफोर्समेंट ते सेकेंडरी स्किल्स मनी जाती है। एक ये भी चीज़ है कि किहड़ी स्किल पहला करवाई जानी चाहिए है अध्यापक के द्वारा, किहड़ा भाषा का कौशल है जिहड़ा सब तो पहला करवाया जाना चाहिए या किस तरीके के नाल करवाया जाना चाहिए। तो कोई भी स्किल है जी, ये नहीं कि फर्स्ट नंबर पर तुम ये करवाती उस तो बाद आ करवाती बाकी तो छड्ड दोगे। नो, तुहानूं सारियां स्किल्स है जिहड़ियां कंटीन्यूअसली करवाउणियां पैणगीਆਂ। ठीक है, भाषा दी जिहड़े स्किल्स है, भाषा के जिहड़े कौशल है, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा ही करवाया जाना चाहिए जी। क्लीयर? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज की बनेगा जी फोनीम। ये भाषा की सब तो छोटी इकाई किहनूं मन्निया जाता है? धुनी नूं कहा जाता है। क्लीयर हो गया? लैंग्वेज स्किल्स किहड़ियां सीगियां, भाषा के कौशल किहड़े सी? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग ते राइटिंग। लिसनिंग ते स्पीकिंग नूं प्राइमरी स्किल्स कहांगे, रीडिंग ते राइटिंग नूं की कहांगे असीं? उन्हां नूं सैकेंडरी स्किल्स का नाम दिता जाऊगा। ओके, नैक्सट देखो, ये लैंग्वेज डिवेलपमेंट का पोर्शन जो तुसीं इहदे विच पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, इट मीनस तुहाडा इंग्लिश पैडागोजी दे विच भी कवर अप हो जाऊगा। अगे हैगा फोनोलॉजी। फोनोलॉजी स्टडी ऑफ साउंड स्ट्रक्चर। साउंड स्ट्रक्चर फोनोलॉजी नूं असीं धुनी विग्यान कहते हैं। की बोलते हैं? पंजाबी च लिखना तो लिख सकते हो धुनी विग्यान। जो तुहानूं इहदी पंजाबी क्लीयर है तो मीनस आ भी क्लीयर ही होगा। धुनी विग्यान बोलिया जाता है जी, धुनियां की संरचना का अध्ययन कहते हैं। पंजाबी च नोट करना तो कर लो, धुनियां की संरचना का अध्ययन फोनोलॉजी। ये लैंग्वेज डिवेलपमेंट का पोर्शन है राजे सारा।
ਨੈਕਸਟ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਮਾਰਫੋਲੋਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਿਆਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਵਰਡ ਸਟਰਕਚਰ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਵਰਡ ਸਟਰਕਚਰ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਿਆਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਾਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸਾਊਂਡ, ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਫੋਨੀਮ। ਉਹ ਫੋਨੀਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡਸ, ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਫੀਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੋਰਫੀਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਰਫੀਮ। ਜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਫੋਨੀਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਿਆਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਦਾ ਮਾਰਫੋਲੋਜੀ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਵਰਡ ਸਟਰਕਚਰ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਰਫੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਾਰਫੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਫੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਫੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਨੈਕਸਟ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਿਮੈਂਟਿਕ। ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗ ਮੋਰਫੀਮ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਮਤਲਬ ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਫਰੇਜ਼ਸ, ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਵਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਰਥ ਵਾਕਾਂ ਦੇ, ਵਾਕਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ? ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ? USA ਤੋਂ ਲਏ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ? ਸੈਕੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸੀ ਕਿਹਦੀ ਜੀ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ 6 ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ।
ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੀ ਜੀ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ USA ਤੋਂ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਬਾਅਦ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 7, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 6। ਕਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1978। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਓਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। right to equality, right to freedom, right against exploitation, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਈਨਲ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ। equal before law, equal before law means ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 14 ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ। ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 17, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ।
ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਆਰਟੀਕਲ 17। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। एक आर्टिकल 14, 17, एक 15 कर सकते हो। ठीक है, रंग, जात, नस्ल, लिंग के आधार पर किसी के नाल भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, वो आर्टिकल 15 है। जात, धर्म, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करांगे। कानून के सामने समानता के विच 14 हो गया, अनटचबिलिटी 17 हो गया, रंग, जात, नस्ल के आधार पर, कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन ये लिखना था। ये आधार पर किसी के नाल भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, मेन दस देना तुहानूं बस, फिर सारा नहीं करांगे, सारा बाद वाली क्लास के विच हो जाएगा। क्लीयर है इत्थों तक? फिर इस तो बाद जिहड़ा नैक्सट पोर्शन दे विच पूछे जांदे हैं आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 21 की है जी? जीवन जीउण दा अधिकार। जीवन जीउण दा अधिकार बोलते जी इहनूं, इंपॉर्टेंट है जी। जे 21 दे नाल ए लग गया, इट मीनस इहदे विच अमेंडमेंट हुई। ठीक है, 21 ए, राइट टू एजुकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम च यही होना लगी मैं। राइट टू एजुकेशन 21 ए, सिक्ख्या का अधिकार। उस बाद 25 तो पहला सॉरी 23, 24 पढ़ सकते हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी, किसी को भी जबरदस्ती काम ते नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, 24 मीन बच्चों तो बाल मजदूरी है जी वो नहीं करवाई जाएगी, फैक्ट्रियां या खाना के काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, इन्हों याद रखते 24 घंटे काम नहीं करवाना। आर्टिकल 24 की तो नहीं करवाना 24 घंटे काम, बच्चों को काम नहीं करवाना। ठीक है, आर्टिकल 25 की गल करिए, फ्रीडम टू रिलीजन, ईवन तुसी किसी भी धर्म को अपना सकते हो, छड्ड सकते हो, मंदिर जा सकते हो, गुरुद्वारा साहब जा सकते हो, किसी भी जा सकते हो। ठीक है, ये तुहानूं एक राइट मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम है ना तुहानूं राइट। ये तो नहीं है गुरुद्वारे जाने थोड़ी बाह फड़ के कोई बाहर खिंच दूगा, मंदिर नहीं जान देगा, किसी होर ना जान देगा। इट मीन दैट इज द फ्रीडम टू रिलीजन। ये सानू एक राइट मिला हुआ है जी, अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते। क्वेश्चन क्या आएगा? ठीक है, कि केड़ा आर्टिकल ये दसदा है कि असं अपनी मर्जी अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, छड्ड सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 25 होएगा। उस बाद 26, 27, 28 ये आप नैक्सट क्लास कंटिन्यू करेंगे। सब तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 कर लो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का मतलब होता है संविधानिक उपचारां का अधिकार। आर्टिकल 32 नूं डॉक्टर BR अंबेडकर, आर्टिकल 32 नूं डॉक्टर BR अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया है। भारतीय संविधान की दिल ते आत्मा केड़ा ही? आर्टिकल 32 है। संवैधानिक उपचारां दे अधिकार नूं डॉक्टर BR अंबेडकर ने की किया? दिल ते आत्मा किया। किहदी? भारतीय संविधान दी। क्लीयर है? हुण इहनूं दिल ते आत्मा क्यों किया? ईवन साडे राइट्स, जिहड़े साडे राइट्स है जे उन्हां दी मतलब दुरवरतों हो रही है, उन्हां दे नाल मतलब न्याय नहीं हो रहा, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 असीं सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 226, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਕੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 32 ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਮੇਨ ਦੱਸ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਿਟਸ ਦਾ। ਰਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਟਸ ਹੈ ਹੈਬਸ ਕਾਰਪਸ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੈਬਸ ਕਾਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਬਸ ਕਾਰਪਸ ਮੀਨਸ ਟੂ ਯੂ ਮੇ ਹੈਵ ਦਾ ਬਾਡੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੈਬਸ ਕਾਰਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯੂ ਮੇ ਹੈਵ ਦਾ ਬਾਡੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂਡਾਮਸ। ਮੈਂਡਾਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂਡਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਵਹੀ ਕਮਾਂਡ। ਪਰਮ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸੈਰੀਟੋਰੈਰੀ। ਸੈਰੀਟੋਰੈਰੀ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਬੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੂ ਬੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਰੀਟੋਰੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੂ ਦੈਟ ਕੋਰਟ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੈਰੀਟੋਰੈਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦਾ ਐਕਟ ਆਫ ਸਟਾਪ ਸਮਥਿੰਗ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਊ ਬਰੈਂਟੋ। ਤਾਂ ਕਿਊ ਬਰੈਂਟੋ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣੇਗਾ ਜੀ what is your authority। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਬਸ ਕਾਰਪਸ, ਮੈਂਡਾਮਸ, ਸੈਰੀਟੋਰੈਰੀ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ ਕਿਊ ਬਰੈਂਟੋ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਐਸਸੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ Uh, ਡਾਊਟ